हमारा पर्यावरण। हम पर्यावरण शब्द से बहुत पहले से परिचित हैं। इस शब्द का प्रयोग समाचार पत्रों में, टेलीविजन पर तथा हमारे आसपास के लोगों द्वारा अक्सर किया जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि हम वह वातावरण पर्यावरण नहीं रहा जैसा कि पहले था। दूसरे लोग कहते हैं हम स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा के लिए विकासशील एवं विकसित देशों में वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। इस अध्याय में हम विचार करेंगे कि अलग अलग कारक पर्यावरण में किस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। परितंत्र, इसके संघटक क्या हैं। सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, मानव एवं सूक्ष्म जीव तथा भौतिक कारकों में आपस में अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन स्थापित रखते हैं। किसी क्षेत्र के वातावरण के अजैव कारक तथा सभी जीव संयुक्त रूप से परितंत्र का निर्माण करते हैं। अतः एक परितंत्र में सभी जीवों के जैव, अजैव घटक तथा जैव घटक होते हैं। भौतिक कारक जैसा कि ताप, वर्षा, वायु, खनिज एवं मृदा इत्यादि अजैव कारक हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी बगीचे में जाएं तो आपको अलग अलग किस्म के पौधे जैसे कि घास, वृक्ष, गुलाब, सूर्यमुखी, चमेली जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेंढक, पक्षी एवं कीट जैसे जंतु दिखाई देंगे। ये सभी सजीव आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा इनका जनन, वृद्धि एवं अन्य क्रियाकलाप परितंत्र के अजैविक संघटकों द्वारा प्रभावित होता है। अतः एक बगीचा भी एक परितंत्र है। वन, झील तथा तालाब परितंत्र के अन्य प्रकार हैं। यह प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि खेत तथा बगीचा मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र है। हम 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्माण के आधार जीवों को उत्पादक, अपघटक एवं उपभोक्ता वर्गों में बांटा गया है। आइए क्रियाकलाप 1। कभी न कभी आपने एक जल जीवाश्मशाला अवश्य देखी होगी। आइए इसे बनाने का प्रयत्न करते हैं। जल जीवशाला बनाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मछलियों को तैरने के लिए स्थान, एक बड़ा जार भी ले सकते हैं। जल, भोजन एवं ऑक्सीजन। हम एक पंप द्वारा ऑक्सीजन पंप कर सकते हैं तथा मछली का भोजन बाजार में मिलता है। यदि हम इसमें कुछ पौधे लगा दें तो यह एक स्वयं निर्वाह तंत्र का निर्माण हो जाएगा। क्या आप यह सोच सकते हैं कि यह कैसे होता है? एक जल जीवशाला मानव निर्मित परितंत्र का ही एक उदाहरण है। क्या हम जल जीवशाला बनाने के बाद इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं? कभी कभी इसकी सफाई की क्या जरूरत है? क्या हमें इसी प्रकार झीलों एवं तालाबों की सफाई भी करनी चाहिए? क्यों और क्यों नहीं? याद करने का प्रयत्न करें। हमने स्वयं निर्वाह परितंत्र स्वयं बनाया था। कौन से जीव क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों जैसे कि मंड एवं शर्करा चीनी का निर्माण कर सकते हैं। नील, हरित, शैवाल एवं सभी हरे पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं तथा इन्हें उत्पादक कहते हैं। सभी जीव प्रक्षोभ अथवा सीधे रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रक्षोभक अथवा सीधे रूप से निर्भर करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, सर्वाहारी तथा मांसाहारी एवं परजीवों में वर्गीकृत किया गया है। क्या इनमें से आप प्रत्येक प्रकार के वर्ग के उदाहरण बता सकते हैं? एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जब आप जल जीवशाला की सफाई करना छोड़ दें तथा पौधे एवं मछलियां इसमें मर भी गए हों। क्या आपने कभी विचार किया है कि क्या होता है जब जीव मरता है? कवक और जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीव जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक है क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी भूमि में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा दोबारा प्रयोग में लाए जाते हैं। इनके अनुपस्थिति में पौधों एवं मृत जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अपमार्जकों के न रहने पर भी मृदा की प्राकृतिक तौर पर पुनः पूर्ति होती रहती है? क्रियाकलाप 2। जल जीवशाला का निर्माण समय करते क्या हमने इस बात का ध्यान रखा कि ऐसे जंतुओं को साथ न रखें जो दूसरों को खाया जाए, अन्यथा क्या हुआ होता है? उपरोक्त के समूह
बनाइए तथा चर्चा करें कि उपरोक्त समूह परस्पर एक दूसरे पर कैसे निर्भर करते हैं। जलीय जीवों के नाम उसी क्रम में लिखिए जिसमें एक जीव दूसरे जीवों को खाता है तथा एक ऐसी श्रृंखला बनाइए जिसमें कम से कम 3 चरण हो। क्या आप किसी एक समूह को सबसे अधिक आवश्यक मानते हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं? आहार, श्रृंखला एवं जाल। क्रियाकलाप 2 में हमने जीवों की एक श्रृंखला की स्थापना की थी जो एक दूसरे का आहार करते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला बनाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी अथवा चरण एक पोषी स्तर बनाते हैं। उत्पादक अथवा स्वपोषी प्रथम स्तर है तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे उपभोक्ता अथवा विषमपोषी के लिए उपलब्ध कराते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता अथवा शाकाहारी द्वितीय पोषी स्तर, द्वितीय उपभोक्ता अथवा छोटे मांसाहारी तीसरा पोषी स्तर तथा बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर की स्थापना करते हैं, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। हम जानते हैं कि भोजन हमारे द्वारा खाया जाता है, हमारे लिए ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है तथा अनेक प्रकार के प्रोग्रामों में ऊर्जा प्रदान करता है। अतः पर्यावरण के विभिन्न संगठकों के आपस में अन्योन्य क्रिया में एक संगठक से दूसरे में ऊर्जा प्रभावित होती है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। स्वपोषी सौर प्रकाश में उपस्थित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायता करती है। स्वपोषी से ऊर्जा अपघटकों एवं विषमपोषी तक जाती है। जैसा कि ऊर्जा के स्रोत नामक पाठ में हमने जाना था कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है तो ऊर्जा की कुछ मात्रा का क्षय अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में पर्यावरण में हो जाता है। पर्यावरण के अलग अलग संगठकों के बीच ऊर्जा के प्रभाव के बारे में विस्तार से अध्ययन किया गया तथा यह पाया गया कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे मिलने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में क्षय होता है। कुछ मात्रा का प्रयोग पाचन में विभिन्न जैव प्रक्रियाओं में जनन एवं वृद्धि में होता है। खाए हुए भोजन की कुछ मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में परिवर्तित हो पाता है तथा अलग स्तर के उपभोक्ता को वह मिल पाती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध जैव पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंच पाता है, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा पहुंच पाती है। अतः सामान्यतः आहार श्रृंखला में 3 अथवा 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा की हानि इतनी अधिक होती है कि चौथे पोषी स्तर के पश्चात उपयोगी ऊर्जा की मात्रा अतलप हो जाती है। सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या बहुत अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सबसे अधिक होती है। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की जटिलता एवं लंबाई में काफी अंतर होता है। सामान्य तौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं विभिन्न प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के बीच आहार संबंध शाखाविन्त होते हैं तथा शाखाविन्त श्रृंखला के एक जाल का निर्माण करते हैं, जो कि आहार जाल कहलाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ऊर्जा प्रभाव के दिए गए चित्र से 2 बातें स्पष्ट होती है। पहली, ऊर्जा का प्रभाव एक ही दिशा में अथवा एक मार्ग में होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में नहीं बदलती तथा शाकाहारी को स्थानांतरित की गई ऊर्जा दोबारा स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि यह अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती। दूसरी, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता है। आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला के मध्य से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जल प्रदूषण किस प्रकार होता है। इसका एक कारण है विभिन्न फसलों की विवादी रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए रसायनों एवं पीड़कनाशों का अत्यधिक प्रयोग। यह रसायन वर्षा जल के साथ बहकर मिट्टी में अथवा जल
द्रोत में चले जाते हैं। मिट्टी से इन पदार्थों का पौधों द्वारा खनिजों एवं जल के साथ साथ अवशोषण हो जाता है तथा जलाशय में ये जलीय जंतु एवं पौधों में प्रवेश कर जाते हैं। ये केवल एक माध्यम है जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रविष्ट करते हैं। चूंकि ये पदार्थ अजैव निम्नलिखित है, इसलिए ये प्रत्येक पोषक स्तर पर उत्तरोत्तर संचित होते जाते हैं। क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्ष स्तर है, अतः हमारे शरीर में रसायन अत्यधिक मात्रा में संचित होते जाते हैं। यह जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न गेहूं तथा चावल, सब्जियां, मांस तथा फल में पीड़क रसायन के अवशिष्ट अलग अलग मात्रा में उपस्थित होते हैं। उन्हें पानी से साफ करके अथवा अन्य किसी प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता। क्रियाकलाप 3 समाचार पत्रों में तैयार खाद्य सामग्री अथवा भोज्य पदार्थों में रसायनों एवं पीड़कों की मात्रा के बारे में अक्सर ही समाचार छपते रहते हैं। कुछ राज्यों ने इन पदार्थों पर रोक भी लगा दी है। इसी प्रकार की रोक के यथोचित पर विचार विमर्श कीजिए। आपके विचार में इन खाद्य पदार्थों में पीड़कनाशियों का स्रोत क्या है? क्या ये पीड़कनाशी अन्य खाद्य स्रोतों के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच सकते हैं? किन उपायों द्वारा शरीर में इन पीड़कनाशियों की मात्रा को कम किया जा सकता है? चर्चा कीजिए। हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? हम सब पर्यावरण का समेकित हिस्सा हैं। पर्यावरण में कोई बदलाव हमें प्रभावित करता है तथा हमारे क्रियाकलाप गतिविधियां हमारे आसपास के पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस भाग में हम पर्यावरण से जुड़ी 2 समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वह है ओजोन परत का अपक्षय तथा अपशिष्ट निपटान। ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षित होती है। ओजोन ओथरी के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जबकि सामान्य ऑक्सीजन, जिसके बारे में हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं, के अणु में 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। ऑक्सीजन सभी प्रकार के व्यावहारिक जीवों के लिए जरूरी है। वही ओजोन एक हानिकारक विष है, लेकिन वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर ओजोन एक आवश्यक प्रक्रिया संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाले प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पराबैंगनी विकिरणें जीवों के लिए बहुत अधिक हानिकारक है। उदाहरणतः यह मनुष्यों में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी यूवी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं से ओजोन उत्पन्न होती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं O2 का विघटन करके स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु जुड़कर ओजोन बनाते हैं, जैसा कि समीकरण में दिखाया गया। क्रियाकलाप 4 पुस्तकालय, समाचार पत्रों अथवा इंटरनेट से पता लगाइए कि वे कौन से रसायन हैं जो ओजोन परत की क्षीणता के लिए जिम्मेदार हैं। पता लगाइए कि हम इन पदार्थों के उत्सर्जन एवं उत्पादन के नियमन संबंधी कानून से ओजोन क्षरण कम करने में कितने सफल रहे हैं। क्या पिछले कुछ सालों में ओजोन क्षेत्र के आकार में कुछ बदलाव आया? 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तेज गति से गिरावट आने लगी। कुछ मानव संश्लेषित रसायनों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs को इसका मुख्य कारक माना गया है। इनका उपयोग अग्निशमन एवं रेफ्रिजरेटर शीतलन के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्व अनुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं। कचरा प्रबंधन। हम अपनी दैनिक गतिविधियों में बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिन्हें व्यर्थ ही फेंकना पड़ता है। इनमें से कुछ अपशिष्ट पदार्थ क्या है, उनका क्या होता है जब हम उन्हें फेंक देते हैं? आइए कि क्रियाकलाप के द्वारा इन प्रश्नों के हल ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। क्रियाकलाप 5 अपने घरों से कचरा इकट्ठा कीजिए। इसमें एक दिन में उत्पादित कूड़ा कचरा हो सकता है, जैसा कि रसोई का कूड़ा, दूषित भोजन, दूध की खाली थैली, सब्जियों की छिलके, खाली डब्बे तथा चाय की उपयोग की गई पत्तियां, रद्दी कागज, दवा की खाली बोतल,
स्ट्रिप्स, टूटे जूते तथा पुराने फटे कपड़े स्कूल के बगीचे में एक गड्ढे में इसे दबा दीजिए। यदि ऐसा स्थान उपलब्ध ना हो तो इसे कचरे को किसी गमले अथवा पुरानी बाल्टी में एकत्र करके उसे 15 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत से ढक दीजिए। इसे नम रखिए तथा 15 दिनों के अंतराल पर इसका निरीक्षण करते रहें। वे कौन से पदार्थ हैं जो लंबे समय पश्चात भी अपरिवर्तित रहते हैं? वे कौन से पदार्थ हैं जिनकी संरचना एवं स्वरूप में बदलाव आता है? जिन पदार्थों के स्वरूप में समय के साथ परिवर्तन आया है उनमें कौन से पदार्थ कम से कम समय में बहुत जल्दी परिवर्तित हुए हैं? हमने जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ा है कि हमारे द्वारा लिए गए वो भोजन का पाचन अनेक प्रकार के एंजाइमों द्वारा किया जाता है। क्या आपने कभी विचार किया है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं करता? एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के अपघटन पाचन के लिए अपशिष्ट एंजाइम की ही जरूरत होती है। इसलिए कोयला खाने से हमें ऊर्जा नहीं मिल सकती। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृतजीवी नहीं कर सकते। इन पदार्थों पर भौतिक परिक्रम जैसे कि दाब तथा ऊष्मा का प्रभाव होता है, लेकिन सामान्य अवस्था में लंबे समय तक परिवर्तन में बने रहते हैं। वे पदार्थ जो जैविक परिक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं। आपके द्वारा दबाए गए पदार्थों में से कितने जैव निम्नीकरणीय थे? वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपरिवर्तित रहते हैं उन्हें अजैव निम्नीकरण कहते हैं। ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिय इनर्ट हैं तथा लंबी अवधि तक पर्यावरण में बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को क्षति पहुंचाते हैं। क्रियाकलाप 6 इंटरनेट तथा पुस्तकालय द्वारा जैव निम्नीकरणीय एवं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कितने समय तक पर्यावरण में इसी रूप में अपरिवर्तनीय बने रह सकते हैं? आजकल जैव नवीकरणीय प्लास्टिक उपलब्ध है। इन पदार्थों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए तथा पता लगाइए कि क्या उनसे पर्यावरण को कोई नुकसान हो सकता है अथवा नहीं। किसी भी कस्बे एवं नगर में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। किसी पर्यटन स्थल पर जाइए, हमें पूरा विश्वास है कि वहां पर अवश्य ही बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खाली थैलियां इधर उधर फैली दिख जाएगी। पिछली कक्षाओं में हमने मानव निर्मित इस कचरे के निपटान के उपायों पर विचार किया था। आइए इस समस्या पर और गंभीरता से ध्यान देते हैं। क्रियाकलाप 7 पता लगाइए कि घरों में उत्पन्न होने वाले कचरे का क्या होता है। क्या किसी स्थान से इसे इकट्ठा करने का कोई प्रबंध है? पता लगाइए कि स्थानीय निकाय, नगरपालिका, पंचायत, आवास कल्याण समिति RWA द्वारा इसका निपटारा किस प्रकार किया जाता है। क्या वहाँ अजैव अपघटित तथा अजैव अपघटित कचरे को अलग अलग करने की कोई व्यवस्था है? गणना कीजिए कि एक दिन में घर से कितना कचरा उत्पन्न होता है। इसमें कितना कचरा जैव निम्नीकरणीय कचरा है। गणना कीजिए कि कक्षा में प्रतिदिन कितना कचरा उत्पन्न होता है। इसमें कितना कचरा जैव निम्नीकरणीय है। इस कचरे से निपटारे के लिए कुछ उपाय बताइए। क्रियाकलाप 8 पता लगाइए कि आपके क्षेत्र में मल निष्कासन की क्या व्यवस्था है। क्या वहाँ इस बात की कोई व्यवस्था है कि स्थानीय जलाशय एवं जल के दूसरे स्रोत अनौपचारिक वाहित मल से प्रभावित न हो। अपने क्षेत्र में पता लगाइए कि स्थानीय उद्योग अपने तरल अपशिष्ट एवं कूड़े कचरे के निपटान का क्या प्रबंध करते हैं। क्या वहाँ इस बात की कोई व्यवस्था है जिससे सुनिश्चित हो सके कि इन पदार्थों से जल तथा भूमि का प्रदूषण नहीं होगा। हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ कचरे की मात्रा में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई। हमारी अभिवृद्धि में बदलाव भी आवश्यक है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा करता है। हम निवर्तनीय वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगे। पैकेजिंग के तरीकों में परिवर्तन से अजैव नवीकरण वस्तुओं की कचरे में परिवर्तित वृद्धि हुई है। आपके विचार में इन सब का हमारे चारों ओर के पर्यावरणों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इस पर विचार कीजिए। रेलगाड़ियों में प्रयोज्य निवर्तनीय कप। यदि आप अपने माता पिता से पूछेंगे तो संभवतः उन्हें याद आएगा कि रेलगाड़ी पर चाय कांच के गिलासों में दी जाती थी
जो चाय वालों को वापस लौटा दिए जाते थे। प्रोजेक्ट न्यूटन ने गिलास एवं कप के उपयोग को इस आधार पर बढ़ावा मिला कि वे स्वच्छ एवं स्वस्थकार हैं। उस वक्त किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन में लाखों की संख्या में प्रयोग में लाए जाने वाले गिलास का क्या समाघात इम्पैक्ट होगा। कुछ समय पहले कुल्हड़ मिट्टी के पात्र विकल्प के रूप में लाए गए, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया कि इतनी बड़ी संख्या में कुल्हड़ बनाने के लिए कितनी उर्वरक मिट्टी प्रयोग में लाई जाएगी। आपके विचार में डिस्पोजल प्लास्टिक कप के बजाय कागज के डिस्पोजेबल कप के उपयोग में क्या लाभ है? क्रियाकलाप 9। पुस्तकालय अथवा इंटरनेट की सहायता से पता लगाइए कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के निपटान के समस्या किन हानिकारक वस्तुओं से आपको सुरक्षापूर्वक छुटकारा पाना है। ये पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। पता लगाइए कि प्लास्टिक का द्वारा चक्रण किस प्रकार होता है। क्या प्लास्टिक के पुनः चक्रण का प्रयोग पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है।